नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, क्या आप किसी रासायनिक संयंत्र में कार्यरत हैं? क्या आपके अधीनस्थ कोई रासायनिक संयंत्र कार्यरत है? या क्या आप रासायनिक संयंत्रों के सेफ्टी मैनेजमेंट को जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। यूट्यूब चैनल सेफ्टी गुरुकुल के माध्यम से हम लगातार संयंत्र में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष वीडियो बना करके हमेशा अपलोड करते रहते हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं मुख्य विषय पर। आज का टॉपिक है कि रासायनिक संयंत्रों में सुरक्षा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे टेक्निक्स मैं एक के बाद एक देने वाला हूं। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, नोट कर लीजिए और अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करिए। आप रासायनिक संयंत्रों में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहला कार्य जो हमको करना है वो है, हमारे संयंत्र में जितने भी रसायन हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो कितनी ही कम मात्रा में हो या कितनी ही बड़ी मात्रा में हो, उन सभी की सूची हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक रसायन की एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है जो कि MSIHC रूल में दिया हुआ है। उस रूल में जो भी लिमिट दिया हुआ है उन सभी रसायनों के सामने उन लिमिट्स को लिखते जाएं। अगर आपके संयंत्र में किसी रसायन की मात्रा इस थ्रेशहोल्ड सीमा से ज़्यादा है तो MSIHC रूल में इसके लिए कुछ दस्तावेज बनाने के बारे में बताया गया है। उन दस्तावेजों को भी तैयार करवा लें। आपके पास जितने भी रसायन उपलब्ध है उन प्रत्येक रसायनों को हैंडल करने की प्रक्रिया, सुरक्षित प्रक्रिया को आपको लिखित रूप में तैयार कर लेना चाहिए, बुकलेट के रूप में छपवा लेना चाहिए। आपके अधीनस्थ कार्यरत प्रत्येक कर्मी को उन रसायनों को सुरक्षित रूप से हैंडल करने के बारे में प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए। और जो भी ट्रेनिंग आप अपने वर्कर्स को दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी अवश्य रखें। प्रत्येक प्रकार के रसायन में अगर कोई आपात स्थिति आती है, अगर कोई लीकेज हो जाता है, छलक जाता है, या कोई इनहेल कर लेता है, या किसी के मुंह में चला जाता है, या किसी के स्किन में पड़ जाता है, तो किस प्रकार से उस आपात स्थिति को हैंडल किया जाएगा, कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी और कैसे कम से कम नुकसान हो, इस प्रकार की प्रक्रियाओं पर भी प्रशिक्षण अपने सभी वर्कर्स को प्रदान करें। और इस प्रकार के ट्रेनिंग का अभिलेख भी अवश्य रखना चाहिए। रसायनों से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उन सभी का निरीक्षण प्रतिदिन अवश्य होना चाहिए। अच्छा होगा कि निरीक्षण के लिए एक चेक लिस्ट हमारे पास हो, ताकि हम प्रतिदिन के निरीक्षण का अभिलेख भी रख सकें कि हमने किन किन कार्यस्थलों का निरीक्षण किया और वहाँ क्या क्या कमियां पाई और उसको हमने निराकरण करने के लिए क्या क्या उपाय किए, इसका भी अभिलेख अवश्य रखना चाहिए। वर्ष में एक बार रासायनिक संयंत्रों का ऑडिट अवश्य होना चाहिए और 2 वर्ष में एक बार एक बाह्य एजेंसी से अवश्य सुरक्षा ऑडिट करवा लें या सेफ्टी ऑडिट करवा लें। रसायनों को किसी भी वेसल में क्यों न रखा जाए, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस वेसल के ऊपर उस रसायन का नाम और उसकी मात्रा और किस ताप पर और किस दाब पर उसमें रखा हुआ है, इसके बारे में भी उस पर अंकित अवश्य होना चाहिए। अगर स्टोरेज वेसल अंडरग्राउंड है तो फिर उस अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर ज़मीन के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए जिस पर वही जानकारी अंकित होना चाहिए, यानी कि रसायन का नाम, मात्रा, दबाव और तापमान। अगर कोई रसायन ज्वलनशील है तो उसके स्टोरेज में फ्लेम प्रूफ फिटिंग लगाने का ध्यान अवश्य रखें, ताकि वहां आग लगने का कोई खतरा ना हो। कोई भी स्टोरेज टैंक है उसके चारों ओर एक बंद वाल्व अवश्य होना चाहिए, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वह रसायन अगर छलक जाए तो बाहर पानी के स्रोत में या जमीन में न चला जाए, बल्कि वहीं पर वह रुका रहे। इसके लिए चारों ओर से बंद एक बंद वाल्व अवश्य होना चाहिए। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि वो बंद वाल्व कितना बड़ा हो सकता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा स्टोरेज टैंक है उसका सारा द्रव अगर बह जाए तो उस बंद वाल्व के द्वारा रुक जाए, और साथ ही अगर वहां आग लगने की घटना होती है तो उसके आग को बुझाने के लिए जो अपेक्षित फोम की जो मात्रा है वह भी उसमें आ जाए, इतनी क्षमता अवश्य उस बंद वाल्व में होनी चाहिए। अब ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है कि बंद वाल्व की दूरी किसी टैंक से कितनी होनी चाहिए। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि अगर स्टोरेज टैंक में कहीं पर छेद हो जाए तो जो फव्वारा वहाँ से निकलेगा तो जो अधिकतम दूरी तक जाने की संभावना होगी उस दूरी को कवर करता हुआ उससे थोड़ा और आगे बंद वाल्व को होना चाहिए, ताकि
इस प्रकार से फव्वारे के समान बहता हुआ द्रव दीवार के बाहर न चला जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि सभी स्टोरेज वेसल्स को अर्थ होना चाहिए और बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि जो स्टैटिक चार्ज है वह कहीं पे भी एक्यूमुलेट ना हो, बल्कि वह बहते हुए अर्थिंग पॉइंट तक चला जाए। इस प्रकार से सारे जितने भी स्टोरेज वेसल्स के जितने भी मेटेलिक पार्ट हैं, सारे मेटेलिक पार्ट को एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए और एक अर्थिंग पिट से कनेक्टेड होना चाहिए। कम से कम एक अर्थिंग पिट से अवश्य कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा होगा कि दो जगह वह कनेक्टेड हो, ताकि अगर किसी कारणवश एक जगह का अर्थिंग काम न करे तो दूसरी जगह वह काम कर जाए और स्टैटिक चार्ज के कारण आग लगने की घटना न हो पाए। अब इस प्रकार के जो हमने अर्थिंग या बॉन्डिंग करके रखा हुआ है, उसको निश्चित समयांतरालों में जांच किया जाना भी आवश्यक है और इन जांचों का अभिलेख भी रखा जाना आवश्यक है। जो बड़े स्टोरेज वेसल है, जहां बड़ी मात्रा में कोई ज्वलनशील द्रव या कोई खतरनाक द्रव उपलब्ध है, तो इस प्रकार के वेसल्स में दूर से संचालित किए जाने वाले वाल्व भी होने चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेटेड हो सकते हैं, ताकि हमको इमरजेंसी में वेसल के पास जा करके उसके इनलेट को या आउटलेट को बंद करने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि दूर से ही हम कमांड देकर उसको बंद कर पाएं। किसी भी स्टोरेज वेसल में इन चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पहला इमरजेंसी वेंट, यानी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो उस इमरजेंसी वेंट को खोल दिया जाए और प्रेशर कम हो जाए। दूसरा होता है रिलीफ वाल्व, ये भी उसी प्रकार से प्रेशर बढ़ने पर काम आता है। तीसरा होता है बर्स्टिंग डिस्क, जो कि ये भी वैसा ही है, लेकिन यह एक डिस्क के फॉर्म में होता है जो कि बर्स्ट होता है और फिर प्रेशर रिलीव होता है। नेक्स्ट होगा लेवल इंडिकेटर, कि किसी वेसल में, स्टोरेज वेसल में कितनी मात्रा में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसको देखने के लिए लेवल इंडिकेटर अवश्य होना चाहिए। प्रेशर गेज वहाँ पर होना चाहिए, ताकि अंदर प्रेशर कितना है, क्या वो सेफ प्रेशर है या सेफ लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, इसका पता हमको बाहर से ही चल जाना चाहिए। इसके लिए प्रेशर गेज अवश्य होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओवरफ्लो लाइन। जब भी एक सेफ लिमिट से ज़्यादा मात्रा में कोई लिक्विड किसी स्टोरेज वेसल में भर जाए तो वह बाहर आने लगे और सुरक्षित रूप से वापस किसी स्टोरेज टैंक में चला जाए, इस प्रकार से व्यवस्था भी होनी चाहिए। वेंट का डिस्चार्ज भी किसी सुरक्षित जगह पर ही जाना चाहिए, इसका भी ध्यान अवश्य रखा जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आकर के इंजर्ड हो जाए। सभी प्रकार के जो भंडारण पात्र हैं या स्टोरेज वेसल्स हैं, उसमें 3 प्रकार के अलार्म अवश्य होने चाहिए। सबसे पहला है हाई लेवल का अलार्म होना चाहिए, कि एक लेवल से ज़्यादा अगर इकट्ठा हो रहा है जो कि खतरनाक स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पर हाई लेवल अलार्म होना चाहिए। वैसे ही हाई प्रेशर का भी अलार्म होना चाहिए। अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा हो किसी वेसल में, तो वह अलार्म बज जाए और उसके हिसाब से हम इमरजेंसी एक्शन कर पाएँ। वैसे ही हाई टेम्परेचर अलार्म भी होना चाहिए। अगर तापमान भी अगर एक सेफ लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, तो अलार्म के माध्यम से जो ऑपरेटर्स हैं उनको पता चल जाए और उसके हिसाब से वे क्विक एक्शन ले पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कई बार स्टोरेज वेसल्स को इमरजेंसी में हमको खाली करना पड़ता है, तो इस प्रकार से खाली करने के लिए हमारे पास एक खाली वेसल भी होना चाहिए और उन दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए भी कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि भरे हुए कंटेनर को सुरक्षित रूप से खाली किया जा सके। किसी भी स्टोरेज वेसल्स के चारों ओर उचित प्रकार के अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था भी होनी चाहिए और जितने भी प्रकार के आपात स्थिति वहाँ पर संभावित है, उन सबको शमन करने के लिए भी उपाय वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। एक चीज़ का विश्लेषण हमें पहले से होना चाहिए कि अगर ये रसायन छलक गया, स्टोरेज वेसल से बाहर आ गया, ज़मीन में आ गया, तो फिर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तभी हम पहले से प्रिपेयर्ड होंगे और सही एक्शन ले पाएंगे। सभी प्रकार के स्टोरेज वेसल्स की जांच भी वैधानिक नियमों के अनुसार किया जाना जरूरी है। इसके विषय में फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान दिए हुए हैं और जितने भी प्रकार के जो वैधानिक जांच किए जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनको फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा समय समय पर चेक किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि जितने भी प्रोसेस केमिकल प्लांट में हो रहे हैं, तो उसके जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और लेवल इत्यादि, उन सभी का एक लॉग शीट में रिकॉर्ड समय समय पर भरते जाना चाहिए, ताकि जब भी कोई अब नॉर्मल सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे या पैरामीटर चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो हम सिचुएशन को पहले समझ करके एक्शन ले सकें। खास करके ज्वलनशील और जहरीले गैसों का रिसाव पता करने के लिए स्वचालित निगरानी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार के सेंसर वहाँ पर लगे होने चाहिए कि जिससे हमें दूर से ही पता चल जाए कि कोई जहरीला गैस या कोई ज्वलनशील गैस
का रिसाव हो रहा है और उसके हिसाब से हम दूर से ही एक्शन ले सकें। सभी रसायनों के कुछ गुण धर्म होते हैं और उसके अनुरूप वे दूसरे मटेरियल से क्रिया अभिक्रिया करते हैं। तो उसके अनुरूप कुछ रसायनों को दूसरे रसायनों से कंपेटिबल या इनकम्पेटिबल की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हमने किसी रसायन को ऐसे मटेरियल के कंटेनर में रख दिया कि वह उसके साथ अभिक्रिया करने लग जाए तो फिर ये बड़ी अव्यवस्था पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रसायन किस मटेरियल के साथ कंपेटिबल है और किस मटेरियल के साथ इनकम्पेटिबल है, ताकि इनकम्पेटिबल सामानों से उस रसायन को दूर रखा जा सके। किसी भी रासायनिक संयंत्र में कुछ इमरजेंसी संभव होता है, जैसे कि आग लगना या विस्फोट होना या फिर स्पिलेज होना या लीकेज होना। तो इस प्रकार के जितने भी संभावित दुर्घटनाएं हैं उन सब से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए, ताकि सभी लोगों को यह अभ्यास होता रहे कि जब भी किसी विशेष प्रकार की इमरजेंसी आती है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाता है। रासायनिक संयंत्र में नियोजित होने वाले सभी स्तर के कर्मियों को वहाँ उपलब्ध रसायनों के जोखिमों के विषय में एवं उन रसायनों के सुरक्षित इस्तेमाल के विषय में प्रशिक्षण समय समय पर अवश्य देते रहें और उसका रिकॉर्ड भी अवश्य रखें। किसी कार्यस्थल पर जिस प्रकार के रसायन उपलब्ध हैं उनको हैंडल करने के लिए किन किन सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है, उन सुरक्षा उपकरणों की सूची वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए और वे सारे सुरक्षा उपकरण उस कार्यस्थल के लोगों को उपलब्ध होने चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, वो होता है ठेका श्रमिकों का। ठेका कंपनी के माध्यम से श्रमिक नियोजित किए जाते हैं। चूंकि इस प्रकार के श्रमिकों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उस ठेका कंपनी की होती है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक ठेका कंपनी का अपना एक सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त हो या कम से कम एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसी को नामांकित किया जाए, जिसको सेफ्टी से संबंधित कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी दी जा सके। जब भी कोई ठेका आरंभ होने वाला होता है तो फिर ठेकेदार और उसके जो प्रमुख वर्कर्स होते हैं उनके साथ जितने भी प्रकार के सेफ्टी की आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित जानकारी देने के लिए एक मीटिंग अवश्य होना चाहिए और उनको इसके बारे में अगर कोई बुकलेट उपलब्ध करा सकें जो कि ऐसी भाषा में हो कि जिसको कि वो सुपरवाइज़र या वर्कर अच्छे से समझ सके तो बहुत ही बढ़िया होगा। मित्रों, अगर इन सब चीज़ों का हम कार्यस्थल पर ध्यान रखते हैं, रासायनिक संयंत्रों में ध्यान रखते हैं, तो फिर इसकी पूरी संभावना है कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।